सुनी लक्ष्य एकेडमी अरड गुरुकुलम की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां हम संविधान विषय की विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हमने मौलिक अधिकारों को देखा था। मौलिक अधिकार के तहत हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी, जो कि प्रारंभ में 7 थी। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से हटाकर भाग 12 अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस प्रकार हमारे पास केवल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं रह गई, जिसमें से हमने 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का पिछली कक्षा में अध्ययन किया था। आज हम 6वीं स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार का अध्ययन करेंगे, जो कि आपके अनुच्छेद 32 में वर्णित है। यह अधिकार सर्वप्रमुख मौलिक अधिकार है, क्योंकि इसी मौलिक अधिकार के आधार पर आपके बाकी के जो मौलिक अधिकार है उनका प्रवर्तन होता है, उन्हें लागू कराया जाता है तथा उनके संरक्षण का प्रावधान ही स्वयं संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बना दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपके जो भी मौलिक अधिकार है उनको संरक्षण प्रदान करता है। उनका हनन होने पे आप उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं और उन अपने मौलिक अधिकारों का दावा कर सकते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टिता देखिए कि उन्होंने जिस प्रकार आपको मौलिक अधिकार प्रदान किए, आपकी प्रगति के लिए, विकास के लिए तथा उसकी संरक्षण व सुरक्षा के लिए स्वयं में एक मौलिक अधिकार बना दिया, जिसे हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार के नाम से जानते हैं। इस अनुच्छेद की विशेषता के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा, प्राण, दिल, दीवार तथा हृदय की संज्ञा दी है। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आत्मा शब्द का प्रयोग पिछली भी कक्षाओं में हमने देखा है। जैसे पहली कक्षा में हमने देखा था कि संविधान को देश की आत्मा के एम मुंशी ने कहा था, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। यदि आपसे पूछे कि किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, तो वह हो जाएगा आपका अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब आइए देखते हैं कि क्या होता है, इसमें क्या बातें शामिल है। मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में या उनके अतिक्रमण की स्थिति में आप सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। हमारे संविधान में केवल 2 ऐसे न्यायालय हैं, सुप्रीम कोर्ट व उच्च हाई कोर्ट, जिन्हें यह अधिकार है जो कि सीधे मौलिक अधिकार के हनन से जुड़े मुद्दों को सुनते हैं। हमारी संसद के द्वारा और भी अधीनस्थ न्यायालयों को यह शक्ति प्रदान की जा सकती है, परंतु वर्तमान में यही 2 हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट है जो इस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए, अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको प्रदान कराते हैं। आपके मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए इन हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। अब समझते हैं कि रिट क्या होती है। तो रिट का शाब्दिक अर्थ होता है न्याय का झरना, जिसे हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। वहां के संविधान में ये था तथा वहां के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी इसे लागू किया जाता था। हमारे यहाँ 5 प्रकार के रिट है जिसका प्रयोग न्यायालयों द्वारा किया जाता है। आइए उन्हें डिटेल में समझते हैं कि वे क्या है तथा उनके क्या प्रमुख प्रावधान है। पहला है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण अर्थात हैबियस कॉर्पस। यहाँ पर आप हिंदी नाम व अंग्रेजी नाम दोनों को साथ में याद कर दे चलिए, क्योंकि दोनों नाम आपसे क्वेश्चन में पूछता है। कभी हिंदी नाम पूछता है तो कभी अंग्रेजी नाम का प्रयोग करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर उपस्थित करना, अर्थात कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी की गई हो या जिसे निजी रूप से भी बंदी बनाया गया हो, न्यायालय अपने आदेश के द्वारा उसे न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश देते हैं, अर्थात उसे न्यायालय में लाने का आदेश देते हैं, जहां न्यायालय उसकी गिरफ्तारी या उसे बंदी बनाए गए विषय का कारण का पता लगाते हैं। यदि उसकी गिरफ्तारी विधि सम्मत नहीं है या अन्यायपूर्ण है तो न्यायालय उसे पूर्णतः मुक्त कर सकते हैं, पूर्णतः आजाद कर सकते हैं। परंतु इस अनुच्छेद के, इस रिट के कुछ अपवाद भी हैं। जैसे अगर गिरफ्तारी विधि सम्मत है, व्यक्ति ने किसी विधि का उल्लंघन किया है, न्यायालय की अवमानना की है, किसी न किसी कानून की अवहेलना की है, तो उसे इस रिट के द्वारा मुक्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा संसद व विधानमंडल के विशेषाधिकारों से संबंधित
किसी कार्य का हनन किया है या किसी आदेश का हनन किया है तो भी उसे इस रिट के द्वारा माफी नहीं दी जाएगी, छूट नहीं दी जाएगी। यह था आपका पहला रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण। सभी रिटों में सबसे महत्वपूर्ण रिट है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण। यदि आपसे कूट में या ऑप्शन में आ जाए कि इन उपर्युक्त रिटों में कौन सी रिट सबसे ज्यादा उपयुक्त है तो आप बंदी प्रत्यक्षीकरण की ओर जाइएगा, क्योंकि ये सभी रिटों में सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि यह व्यक्तिगत रूप से आपको सीधे तौर पर मिलती है, आपकी स्वतंत्रता व आजादी की रक्षा करती है। आगे चलते हैं अगली रिट की तरफ। दूसरी है परमादेश, जिसे अंग्रेजी में मैंडामस कहा जाता है। इसका अर्थ होता है हम आदेश जारी करते हैं। इस रिट का अर्थ है न्यायालय के द्वारा जो भी शासकीय कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, निगम के कर्मचारी हैं, उसके अधीनस्थ न्यायालय है, यह उन पर नियंत्रण रखता है इस रिट के माध्यम से। यदि वे अपना कर्तव्य, अपने दायित्वों का निर्वाह सही ढंग से नहीं कर रहे हैं तो यह उन पर आदेश लगाता है, उन पर जोर डालता है, उन्हें दबाव में लाता है कि वे अपना कार्य सही से करें एवं अपने दायित्वों का सही से निर्वाह विधि के अनुसार करें। इसके भी कुछ अपवाद हैं, जैसे राष्ट्रपति व राज्यपाल के दायित्वों या निर्णयों के खिलाफ इसे लागू नहीं किया जाएगा। हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके निर्णयों के खिलाफ इसे नहीं लाया जाएगा। निजी व्यक्तियों के विरुद्ध इसे नहीं लाया जा सकता। अगली रिट है प्रतिषेध या प्रोहिबिशन। यह रिट का अर्थ होता है रोकना। सबसे प्रमुख बात यह है कि यह एक न्यायिक रिट है, अर्थात इसका प्रयोग सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों के लिए ही किया जाएगा, न कि किसी शासकीय कर्मचारी, सरकार, पदाधिकारी या निगम कर्मी या किसी निजी व्यक्ति के लिए। इसका अर्थ है कि कोई भी अधीनस्थ न्यायालय यदि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर या प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध कोई कार्य कर रहा है तो जो ऊपर के न्यायालय हैं अर्थात सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, वे उसे उस कार्य को करने से रोक सकते हैं। यह इसका सामान्य सा अर्थ है प्रोहिबिशन का। इसी से जुड़ी हुई आपकी अगली रिट है जिसका नाम है उत्प्रेषण। अंग्रेजी में इसे सर्ट्यूलरी कहा जाता है। सामान्य इसका अर्थ है सूचना प्रदान करना, अर्थात यदि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किसी वाद में कोई निर्णय दे दिया गया है या कोई कार्यवाही वहां पर लंबी चल रही है और वे कार्यवाही या वे निर्णय उसके अधिकार क्षेत्र से अलग है या प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है, तो ऊपर के जो न्यायालय हैं वे उन्हें रोकने की कार्यवाही कर सकते हैं, अपने पास उस मामले को बुला सकते हैं और यदि निर्णय दे दिया गया हो तो वे उस निर्णय के विरुद्ध भी कार्यवाही कर सकते हैं। इस प्रकार प्रतिषेध व उत्प्रेषण एक साथ एक ही क्रम में चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। प्रतिषेध प्रारंभिक चरण में होता है जबकि उत्प्रेषण अंतिम चरण में होता है। यह ध्यान रखिएगा कि यह एक न्यायिक रिट है। प्रतिषेध उत्प्रेषण दोनों न्यायिक रिट कहलाती है। एक और न्यायिक रिट के दायरे में माना जाता है वह है आपका परमादेश, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को भी जारी किया जाता है। अब चलते हैं हमारी अंतिम रिट जो कि है अधिकार पृच्छा, जिसे अंग्रेजी में क्वो वारंटो कहा जाता है। माफ कीजिएगा, ये अंग्रेजी लगता है परंतु ये सभी शब्द लैटिन वर्ड हैं। अधिकार पृच्छा या क्वो वारंटो का सामान्य अर्थ होता है किस अधिकार से, अर्थात ऐसा कोई पदाधिकारी जो अपने पद का उपयोग न करके किसी अन्य पद का उपयोग करता है या अन्य पद के कार्यों को करता है, तो न्यायालय उससे यह पूछ सकता है कि वह किस आधार से किसी अन्य के पद का उपयोग कर रहा है या उसकी शक्तियों का उपयोग कर रहा है। सामान्य रूप से समझिए, यदि किसी पटवारी के द्वारा किसी एसडीएम के कार्यों का प्रतिपादन किया जा रहा है तो न्यायालय उससे पूछ सकता है कि आपको किसने अधिकार दिया या किस अधिकार से आप उस अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं। इन 5 प्रमुख रिटों को आपको बहुत अच्छे से याद करना है, बहुत अच्छे से मस्तिष्क में बिठाकर रखना है, क्योंकि ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत क्वेश्चन इनसे बनते हैं, लगभग हर एक आयाम से इनसे क्वेश्चन बने हुए हैं। आपको एक एक शब्द को याद रखना है, किसका क्या अर्थ है, किसको क्या कारण है, तथा अब यह जानेंगे कि रिट जारी करने में सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार क्या क्या है, उनकी सीमाएं क्या है। तो हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट की तुलना में विस्तृत है, अधिक है, व्यापक है। वह कैसे? तो हाई कोर्ट आपके मौलिक अधिकार के हनन या अतिक्रमण में तो इन रिटों को जारी करेगा ही, परंतु
अन्य मामले या सामान्य विधि में भी वह रिट जारी कर सकता है। इस मामले में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले बहुत शक्तिशाली हो गया है। एक बात और है कि हाई कोर्ट रिट जारी करने से मना भी कर सकता है यदि वह चाहे कि या उसके संज्ञान में उसे ऐसा लगे कि यह मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है या उसके न्यायिक क्षेत्र के बाहर है, तो वह रिट जारी करने से मना कर सकता है। जबकि इसके विपरीत सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 2 के अंतर्गत उसका कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति मौलिक अधिकार के हनन पे रिट लगाता है तो उसे रिट जारी करना ही पड़ेगा, उस रिट को मानना ही पड़ेगा, वह बाध्य है ऐसा करने के लिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का विशुद्ध संरक्षक कहा जाता है तथा मौलिक अधिकार के अभिभावक के रूप में भी उसकी संज्ञा दी जाती है। यहाँ आप याद रखिएगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है, उसका क्या अर्थ है, उसमें कितने प्रकार के रिट है एवं हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या क्षेत्राधिकार हैं, उन्हें आप अच्छे से याद रखिएगा। प्री एवं मेंस दोनों में से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। तो यहाँ तक तो थी मूल अधिकारों की बात, जिसे हमने देखा था 6 प्रकार के मूल अधिकार हमने पढ़ने थे। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म से संबंधित हमारे जो अधिकार हैं, अल्पसंख्यकों के लिए जो हमारे अधिकार हैं, और अंतिम था आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 में किया गया था, जिसमें हमने अनुच्छेद 32 तक की बात कर ली। अब बचे आपके 3 प्रमुख अनुच्छेद, जिसमें किसी भी मूल अधिकार का वर्णन नहीं है, परंतु ये मौलिक अधिकारों के अपवाद के रूप में जाने जाते हैं। अर्थात कुछ ऐसी बातें हैं जो मौलिक अधिकारों के अपवाद हैं, आवश्यक हैं। आइए उन्हें देखते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 33, जो ये बोलता है कि संसद सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस, खुफिया एजेंसी आदि के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। अर्थात देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा आदि कारणों को मद्देनजर रखते हुए इनके अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है तथा इसे इस आधार पर न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती कि संसद ने इन लोगों के मौलिक अधिकार का हनन किया है, उन पर प्रतिबंध लगाया है। अर्थात ये अधिकार न्यायपालिका के न्याय क्षेत्र से बाहर रखे गए क्योंकि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 34। ये कहता है कि यदि किसी राज्य में सेना विधि लागू है, अर्थात मार्शल लॉ लगा हुआ है, और उस मार्शल लॉ के दौरान सेना उस राज्य की प्रगति के लिए, उसके प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए यदि कोई कार्यपालिक काम करती है या किसी नियम या कानून का निर्माण करती है, तो संसद बाद में चाहे तो उन सभी कार्यों को वैधानिक मान्यता प्रदान कर सकती है, संसद के द्वारा उसे स्वीकृत कर सकती है तथा वे भी सामान्य विधि या कानून के तहत माने जाएंगे। इसे भी न्यायपालिका में चुनौती देने से मना नहीं है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 35। यह बोलता है कि मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए कोई भी विधि या कोई भी कानून का निर्माण केवल और केवल संसद के द्वारा किया जाएगा। राज्य विधानमंडल को मौलिक अधिकारों से रिलेटेड कोई भी कानून बनाने का अधिकार नहीं दिया गया। इसका कारण यह है कि संपूर्ण देश में एकता हो, एक निष्ठ भावना हो तथा यह बहुत आवश्यक है, इसलिए संसद ने इसका अधिकार अपने पास रखा है। परंतु इसका अपवाद है कि अनुच्छेद 22, जिसमें हमने गिरफ्तारी का व निरोध को पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि निवारक निरोध के अधीन जो विषय है वह समवर्ती सूची में है, जिसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को भी है। परंतु यदि उस विषय पे केंद्र व राज्य दोनों कानून बनाते हैं तो केंद्र का कानून प्रभावी होगा तथा कुछ ऐसे विषय भी हैं जो कि राज्य सूची के विषय में अगर आते हैं तो राज्य विधानमंडल स्वतंत्र है उन पर कानून बनाने के लिए। तो ये थी बात आपके मूल अधिकारों की। हमने 12 से लेकर 35 तक के सभी मूल अधिकारों को विस्तृत रूप से जान लिया, पढ़ लिया, अच्छे से समझा कि किसमें क्या प्रावधान है, किसके क्या अपवाद हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि इतने सारे अनुच्छेदों को कैसे याद करेंगे, क्या कैसे प्रक्रिया होगी, तो आपको सभी अनुच्छेद याद करने की जरूरत नहीं है। अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर एक अनुच्छेद की हेडिंग आपको याद होनी चाहिए, उसका प्रावधान क्या है एक कीवर्ड के रूप में आपको याद होना चाहिए तथा कुछ प्रमुख अनुच्छेद, उसके उप अनुच्छेद आपको अच्छे से रटे होने चाहिए। जैसे अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 15 व 16 में जोड़े गए जो नए आर्टिकल है,
जिसे हमने 103वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा वे, तथा अनुच्छेद 21 के कुछ कुछ प्रावधान आपको याद होने चाहिए। लगभग हर एक अनुच्छेद के अंदर की जो बातें हैं वे आपके मस्तिष्क में कहानी के रूप में या किसी भी रूप में क्लियर होनी चाहिए, ताकि यदि किसी भी तरीके से घुमाकर आपसे प्रश्न पूछे वे आपसे बने। दूसरी बात है अपवाद। मौलिक अधिकार जहां हमको स्वतंत्रता प्रदान करते हैं वहीं उन पर कहीं ना कहीं युक्तियुक्त प्रतिबंध लगता है, तो आपको उन सभी अपवादों को भी ध्यान में रखना है। रटना शायद संभव ना हो तो आप अच्छे से हर एक अनुच्छेद को समझ लीजिए तथा उससे रिलेटेड अपवाद को भी समझ लीजिए कि इसके लगाने का क्या दायित्व है तथा इसे क्यों लगाया गया, तो शायद हो सके तो आप कंफ्यूज कम हो और आपके अपवादों को याद करने की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा अच्छी हो जाए, क्योंकि लगभग हर एक अनुच्छेद का हमने अपवाद पढ़ा है। अब आइए देखते हैं कि इन मूल अधिकारों से में जो संशोधन है उसमें कुछ प्रक्रिया है या उनसे जुड़े कोई विवाद है क्या। तो जब हमने पहला संविधान संशोधन किया 1951 में, तब मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति संसद के पास थी। कुछ ऐसे वाद आए जिसमें मूल अधिकारों में संशोधन के लिए विवाद उठा कि संसद इसमें संशोधन कर सकती है या नहीं। सबसे पहला वाद था शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघवाद, जिसमें यह कहा गया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इस विवाद के उठने का कारण यह था कि प्रथम संविधान संशोधन द्वारा हमने 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें हमने बहुत सारे प्रावधान ऐड किए। विवाद यह उठा कि अनुच्छेद 13 में जो कि मूल अधिकारों को कम करने के लिए जो भी विधि है उसे न्यून करता है, उसे खत्म करता है, उसमें जो विधि शब्द का हमने उपयोग किया जिसके अंतर्गत हमने विधि, उपविधि, नियम, अधिसूचना आदि तत्वों को भी समाहित किया, तो विवाद यह था कि क्या उसमें संविधान संशोधन की विधि को भी शामिल किया गया, अर्थात यदि संविधान संशोधन के माध्यम से भी मूल अधिकारों में अगर कोई परिवर्तन होता है तो वो भी क्या अनुच्छेद 13 के अंतर्गत शामिल होगा, उसके अंतर्गत उसे समाप्त किया जा सकता है। यह विवाद उठा जिसे अलग अलग वादों के माध्यम से समझाया गया, निर्णय दिए गए। सबसे पहले केस शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघवाद 1951 में कहा गया कि मूल अधिकारों में संसद पूर्ण रूप से संशोधन कर सकती है, वह स्वतंत्र है, स्वायत्त है। अगले केस सज्जन सिंह व अन्य वर्सेस राजस्थान राज्य 1965 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय को कंटिन्यू रखा तथा यह बात फिर से दोहरा दी कि मूल अधिकारों में संशोधन करने के लिए संसद स्वतंत्र है। परंतु अगले केस गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्यवाद 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को पूर्णतः पलट दिया तथा यह कहा कि संसद मूल अधिकारों को न तो कम करेगी, न हटाएगी, न उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है, अर्थात संसद मूल अधिकारों में कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकती, उसे ऐसा कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है, अर्थात मौलिक अधिकारों को सर्वोच्च वरीयता प्रदान की गई। इसके पश्चात कई प्रमुख संविधान संशोधन किए गए जिसमें संसद को सर्वोपरि बना दिया गया कि वह मूल अधिकारों के साथ साथ पूरे के पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है, वह स्वतंत्र है, वह सबसे ऊपर है। परंतु केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यपालिका एवं विधायिका की मनमानी को रोकने के लिए संविधान की सर्वोच्चता को साबित करने के लिए मूल ढांचे की अवधारणा दी तथा यह कहा कि संसद चाहे तो मूल अधिकारों के साथ साथ पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह कुछ ऐसे आधारभूत तत्व हैं जिन पर संविधान खड़ा है, जिन्हें हम मूल ढांचे के नाम से जानते हैं, उनमें संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है, अर्थात संसद उन्हीं चीजों को संशोधित कर सकती है जो आवश्यक हो एवं संविधान के सम्मत हो। पूरे के पूरे संविधान को पलटने का या उसके साथ गैर कानूनी छेड़छाड़ करने का अधिकार उसे नहीं मिलता। आगे के और वाद आए कुछ मिनर्वा मिल्स जैसे वादों में, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इसे और पुष्ट कर दिया तथा मूल ढांचे को और भी ज्यादा विस्तृत रूप से समझाया तथा संसद की संशोधन की शक्ति को सीमित कर दिया एवं न्यायिक पुनरावलोकन को मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल कर दिया गया, अर्थात जब भी सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो कार्यपालिका एवं विधायिका के द्वारा किए गए कार्यों का परीक्षण कर सकती है और यदि वे संविधान सम्मत न हो तो उसे खारिज कर सकती है। तो ये थे मूल अधिकारों से संबंधित कुछ विवाद। आपको केस के नाम तथा निर्णय याद रखने हैं, क्योंकि आपसे या तो सीधे निर्णय पूछता है या सीधे
केस का नाम लेकर पूछता है कि इसमें क्या बात कही गई थी। केशवानंद भारतीवाद ऐसा है जिसे आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा समझेंगे, आप संविधान की समझ को उतना ही जल्दी विकसित और परिपक्व कर पाएंगे। मेरा सजेशन यही है कि कुछ प्रमुख वाद हैं जिन्हें आप स्वयं से गूगल में सर्च करके पढ़िए, यूट्यूब में सर्च करके थोड़ा उनके बारे में जानिए, क्योंकि कई बार सीधे फैक्ट्स ना पूछ करके केसों के माध्यम से फैक्ट आते हैं और भी सराउंडिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपसे छूटने नहीं चाहिए। इसके साथ ही संपत्ति का अधिकार, जिसे हमने पिछले क्लास में देखा था, जो कि अनुच्छेद 19(1) में संपत्ति की स्वतंत्रता थी जिसे समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था जिसे अनुच्छेद 301 का भाग 12 में कानूनी अधिकार बना दिया गया। उसका क्या आधार है उसकी भी चर्चा करते हैं। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से वैधानिक अधिकार बनाने का सर्वप्रमुख कारण यही था कि यदि वह मूल अधिकार में शामिल था उस समय, तो जब भी सरकार किसी भी व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण करती थी तो वह व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट की शरण में चला जाता था, क्योंकि हमने अभी अनुच्छेद 32 में देखा कि मूल अधिकारों के हनन में सीधे आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की शक्ति प्रदान की गई है। इस संपत्ति के अधिकार के अधिग्रहण का या संपत्ति के अधिग्रहण का केवल यह मकसद था कि देश में समतामूलक राज्य की स्थापना की जाए। बहुत सारे जमींदारियों वाले कानून चलते थे, बहुत सारी जमींदारियां केवल एक व्यक्ति के पास रहती थी। संपूर्ण जनता को समान रूप से जमीन के वितरण के लिए कई कानून बनाए जाते थे, भू अधिग्रहण के कई कानून बनाए जाते थे, जिसे इस आधार पर चुनौती मिल जाती थी और सरकार का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता था। बहुत सारे विवाद संपत्ति को लेकर के संसद व उच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के मध्य हुए, जिसे देखते हुए मोरारजी देसाई की सरकार ने 44वां संविधान संशोधन लाया तथा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार का रूप प्रदान कर दिया। अर्थात अब आप संपत्ति के हनन को लेकर या विवाद को लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने के अधिकारी नहीं है। आप नीचे अधीनस्थ अदालतों से शुरू करते हुए बाद में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जो भी केस आप प्रमुख रूप से पढ़ते हैं, जैसे गोलकनाथ वाद या केशवानंद भारतीवाद, ये सभी संपत्ति के अधिकार को लेकर ही हुए थे तथा इन सभी वादों के द्वारा लिए गए निर्णय तथा अनुभवों के आधार पर ही यह डिसाइड किया गया कि इसे अब वैधानिक अधिकार बना दिया गया। यहाँ आप यह मत समझिएगा कि अब आपके पास संपत्ति को रखने का अधिकार नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको वैधानिक अधिकार मिला हुआ है कि आप अपनी संपत्ति का अर्जन करें, अपनी संपत्ति को बनाए रखें तथा विधि की प्रक्रिया के द्वारा आपसे आपकी संपत्ति नहीं ली जाएगी तथा एक सर्वसम्मत प्रक्रिया के द्वारा ही भू अधिग्रहण किया जाएगा, जो कि संविधान में वर्णित है। इसे हम 3 अनुच्छेदों में और देखते हैं, जो कि थे अनुच्छेद 31 का, 31 खा व 31 गा। जो भी अभी हमने संपत्ति के अधिकार की बात की वह था अनुच्छेद 31 का। अब 2 अनुच्छेद और ऐसे हैं जो कि इसी में शामिल थे, वे हैं अनुच्छेद 31 खा व 31 घ, जो कि यह बताते हैं कि 9वीं अनुसूची के अंतर्गत कुछ ऐसे विषय शामिल हो जाते हैं जिस पर न्यायपालिका अपनी समीक्षा नहीं कर सकती। सरकार या विधायिका के द्वारा अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए चालाकी पूर्वक विषयों को उसमें शामिल कर लिया जाता है ताकि न्यायपालिका के नजर से बचा जा सके और अपने उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। कई बार यह सही भी होता है, परंतु I.R. कोहलोवाद में 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि केशवानंद भारतीवाद, जो कि 1973 में आया था, उसके आधार पर जो मूल ढांचे की अवधारणा दी गई, उसमें यह कहा गया कि न्यायपालिका संपूर्ण संविधान में यह देख सकती है अगर कोई भी परिवर्तन होता है वह मूल ढांचे से विपरीत है तो वह उसे समाप्त कर सकती है। इस आधार पर 9वीं अनुसूची पे भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, वह न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। फिर भी सरकारों के द्वारा 9वीं अनुसूची का भरपूर प्रयोग किया जाता है। 1951 में जब इसे बनाया गया था, जमींदारी प्रथा का अंत करने के लिए, भूमि अधिग्रहण करने के लिए, उस समय इसमें 12 विषयों को शामिल किया गया था। अभी लगभग इसमें 260 या 70 विषय के आसपास शामिल है, जिसे समय समय पे सरकारों द्वारा जोड़ा जाता है। जब हमने आरक्षण की बात की थी तब मैंने आपको बताया था कि इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने लिमिट लगा दी कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होगी, परंतु तमिलनाडु राज्य में आरक्षण की सीमा 69% है
अर्थात यह कहा जा सकता है कि यह सीधे सीधे कोर्ट की अवमानना करता है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ आरक्षण को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया हुआ है और उस पर वे कार्रवाई कर सकते हैं। चूंकि न्यायिक समीक्षा केशवानंद भारतीवाद से 9वीं अनुसूची में भी की जा सकती है एवं सुप्रीम कोर्ट ने माफ कीजिएगा वहां की हाई कोर्ट ने उस पर अपना समीक्षा दी तथा यह निर्णय दिया कि वह आरक्षण 69% का सही है क्योंकि तमिलनाडु राज्य में बहुत पिछड़े वर्ग हैं जिन्हें आगे लाने के लिए सपोर्ट करने के लिए इतना आरक्षण देना स्वाभाविक है और न्यायिक रूप से सही है। तो यह थी बात संपत्ति के अधिकार की तथा हमने मूल अधिकारों से जुड़े बहुत सारी बातों को देखा। एक बार आप अपनी रेफरेंस बुक एम लक्ष्मीकांत का अध्ययन अवश्य करें। कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें मैंने छोड़ दिया है, आप एक बार उन्हें देख लें अपने से और स्मृति में रख लें। तो यह थी बात मौलिक अधिकारों की। मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।